Very good morning, Deven sir, and thank you for your time. आपका फर्स्ट हैंड रिएक्शन ऑन द टीसीएस अर्निंग्स, हालांकि अर्निंग्स उतनी बुरी नहीं रही, रेवेन्यू साइड पे बीट थी, मार्जिन साइड पे दबाव है, वो सबको मालूम ही था. बट व्हाई इज इट दैट द आईटी स्टॉक्स आर बीइंग पनिश्ड टुडे? आईटी इज द सेक्टर जो आज पूरे बाजार को नीचे की तरफ ले जा रहा है. गुड मॉर्निंग गीतू. आई थिंक फंडामेंटल के तरीके से देखें तो करीबन 19% का रेवेन्यू ग्रोथ है. आई थिंक विच इज अकॉर्डिंग टू मी इन लाइन विद द एस्टिमेट्स दैट वी हैड केप्ट एक्चुअली. एंड प्रॉफिट के अंदर भी करीबन 11% का ग्रोथ है. दैट आल्सो आई थिंक इज नॉट बैड अकॉर्डिंग टू मी. आई थिंक मेजर फेलियर्स एज फार एज अवर मार्केट्स आर कंसर्न, हमारे मार्केट प्राइस टू परफेक्शन हो चुके हैं मोर और लेस इन सम ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक्स. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक कोई भी ट्रेडर को पैसा कमाना है ये मार्केट के अंदर से, तो उसके पहले उसके लिए हेडरूम बनाना जरूरी बनता है. सो ऑब्वियसली आई थिंक दे सेल फर्स्ट एंड देन दे बाय. Currently in IT stocks and some of the bigger companies like Reliance, among others, I find that I think the traders are basically creating the headroom space for to buy the stock at a lower level. And as a result of which, I think from their existing holdings, they are selling the stocks from the portfolio to buy at a later date at a lower price. Unfortunately, हमारे मार्केट के अंदर काफी हद तक ट्रेडिंग के फंड्स की ये जो प्रक्रिया है, those who are operating in herd, I think is continuing. On the other side, Indian mutual funds do give some amount of I think the corresponding buying from their portfolios, but unfortunately, I think they are operating only in the cash market. ये ज्यादातर ऑपरेशंस जो चल रहा है वो डेरिवेटिव मार्केट के सब चल रहा है. तो इसलिए आप शायद ये डिस्कनेक्ट देखते हैं कि एक तरफ कंपनी के नतीजे अच्छे आना, परफॉर्मेंस बेहतरीन आना, और उसके साथ में आई थिंक मार्केट के अंदर स्टॉक के प्राइस के अंदर दबाव रहना. तो ये प्रक्रिया तब तक चालू रह सकती है जब तक आपको ये डेरिवेटिव मार्केट का ज्यादातर इन्फ्लुएंस हमारे मार्केट के अंदर चालू रहेगा. इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर आई थिंक डेरिवेटिव मार्केट्स आर द स्पॉयलर्स. दे इनफैक्ट आई थिंक क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्टेड प्राइसेस. So to a greater extent, I think this phenomena we have to live with. Investors definitely, I think, don't have to worry about some of the quality fundamental stocks, but the growth is definitely seen in a systematic manner going from here onwards. देवेन सर, 70% एक कंपनी का रीजन ठीक है ग्लोबली, जिस कंपनी का रेवेन्यू करीब 85% ग्लोबली आता हो सर, 15% में भी कंपनी अभी 50-50 है कि उसको अच्छा बताना है या खराब बताना है, वो भी अभी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं सर. सर ये आईटी पर ओवरऑल आपको क्या लगता है, किस तरह से ये ट्रीट करना चाहिए इनको? अखिल, आई थिंक मैं जो इस सबसे वर्ल्ड मार्केट के अंदर प्रक्रिया समझ रहा हूँ, आई थिंक आईटी वुड प्रोबेबली बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इनएविटेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड. तो 3 रीजंस है. आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो करंट इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो एक्सेलरेट होना बनता है, because renewable is going to drive higher amount of investment in the global economy. India, of course, I think is leading the game, but in global economy also the renewables will drive the world. At the same time, I think majority of the businesses will become customer focused and customer centric businesses. जो पिछले 20 सालों के अंदर हमने आईटी कंपनी का जो कारोबार देखा, उसके अंदर कंपनियों ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटली इक्विप कर दिया, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस को डिजिटली इक्विप कर दी. अभी जो समय आ रहा है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर बेसिकली रीचिंग टू द लास्ट माइल कस्टमर विद द यूज ऑफ आईटी प्लेटफॉर्म्स. तो वहाँ पे SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है उनकी आई थिंक काफी हद तक आगे के समय के अंदर डिमांड रहेगी. मेरे ख्याल से इंडियन आईटी कंपनीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के अंदर है, जो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग जैसे प्रोसेस को एडप्ट करके आगे बढ़ रही है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय बहुत अच्छा रहना चाहिए. एट द सेम टाइम जो मिड टियर आईटी कंपनीज हैं उनके लिए अभी समय अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दिस कंपनीज आर बेसिकली ऑपरेटिंग इन सम ऑफ द नीश एरियाज लाइक ऑटोनोमस व्हीकल बिजनेस. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल आईटी कंपनी के लिए पीरियड अच्छा रहना चाहिए. मे बी मार्केट के अंदर करंटली नंबर्स के साथ में हम हर क्वार्टर में चलते हैं. If the direction is clear, numbers will come. That is how I think we look at from the fundamental point of view. But I think most of the analysts who are financial analysts, I think they would like to look at I think numbers on a quarter basis. तो यहाँ पे मार्केट में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया चालू रहती है because of this typical way of working. मैं नहीं समझता हूँ कि आईटी कंपनी के लिए कोई वीक सिनेरियो है.
ऑन द कंट्री मैं मानता हूँ कि इवन यूरोपियन रीजन के जहाँ पे शायद आपका कंट्रीब्यूशन कम है रेवेन्यू के अंदर, दैट ऑल्सो इज नॉट आई थिंक थ्रेटनिंग टू गो डाउन. Maybe it may remain slightly static, but it is not likely to go down. So overall, I believe that most of the Indian IT companies will have relatively better time going forward. बिल्कुल. आज की जो एक और खबर है जहां पे ऑटो सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली. तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे देश के लिए भी और ऑटो सेक्टर के लिए भी. देवेन सर, आप कैसा देखते हैं इसे, और ऑटो स्पेस में कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो आपको लगता है कि रियली शुड बी द ग्रोथ ड्राइवर गोइंग अहेड? इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो इस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक ऑटो क्षेत्र के लिए काफी हद तक एक कॉन्फिडेंस उभर के आता है. पर्टिकुलरली आप पैसेंजर व्हीकल के अंदर ऑलरेडी ग्रोथ देख रहे हैं. And you're systematically seeing that I think the preference is moving more towards four-wheelers vis-a-vis two-wheelers. I'm not surprised क्योंकि जैसे जैसे रूरल इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ती जाती है वहाँ पे स्पेंडिंग और आते जाता है, तो आई थिंक मोर अमाउंट ऑफ मनी विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स फोर-व्हीलर्स vis-a-vis two-wheelers. सेकंड थिंग इम्पोर्टेंटली रूरल इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ने से आई थिंक द डिमांड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल is definitely emerging from the rural economy. तो ये भी एक आई थिंक में बड़ा पॉजिटिव स्टेप गिना जाना चाहिए ऑटो के अंदर सेगमेंट वाइज देखे तो. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट आई थिंक दी जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर और इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो हिसाब से नई इंडस्ट्रीज के ग्रोथ आ रही है इवन इंक्लूडिंग थ्रू PLI स्कीम्स, मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल heavy duty commercial vehicles also will probably have relatively better time, particularly from 1st April this year. जब इसे स्क्रैपेज ऑफ व्हीकल होनी शुरू होती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल also will have relatively better time. So auto, I am distinctly bullish. Selectively in the order of priority, it would be commercial vehicles, it would be medium and light commercial vehicles along with the farm equipments, passenger vehicles, and then the two-wheelers in that order. देवेन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुपए में कुछ स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे रही है, सर ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं लाइक फार्मा हो गया, IT पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हो गई, इन पर आपका व्यू सर? मेरे ख्याल से रुपया की स्ट्रेंथ बनती है तो उसके अंदर कोई ज्यादा मुझे ये कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव व्यू नहीं बनता है. Even though they are export oriented and they get I think the advantage of depreciated currency at times in their sales, but input cost की जो बात है और रुपया का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो input cost कम होके आती है, that is also a fact. So from that perspective, more important part is margin, and margin मेरे ख्याल से एक क्वार्टर की लैग इफेक्ट के साथ में वापस रिस्टोर हो जाते हैं. So even if I think the rupee has to appreciate and some part of realization has to weaken, my reading says that I think most of the export-focused companies who are collecting revenue in the dollars and other currencies, they would probably not have as much negative time as one is fearing about. On the contrary, जो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो इकोनॉमी के अंदर हुआ है कि जिसके अंदर हमने ई-करेंसी लॉन्च की है और वो ई-करेंसी के माध्यम से हमने दूसरे देशों के साथ में रूपी ट्रेड सेट किया है, जैसे सिंगापुर के साथ में ऑलरेडी आई थिंक वी स्टार्टेड द ट्रेड. ऐसा मेरा मानना है कि अबाउट आई थिंक 30 और डिफरेंट कंट्रीज के साथ में हमने जो रूपी के साथ में ट्रेडिंग का काम चालू किया है विद ई करेंसी बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट गोइंग फॉरवर्ड, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक रूपी विल डिस्टिंक्टली रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ डॉलर इन कमिंग ईयर्स. So from that perspective too, as a long-term direction, I feel that I think one should not have undue threat about the rupee weakening and I think resultant impact coming onto the company. And at the same time, I think one should not take that argument that I think if the currency is weak, then you are making more profit. No, that is not correct. I think if weak currency is there, certainly your cost is also increasing. तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना जरूर बनता है. मैं ये चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ जब तक ये कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन संभाल सकती है. देवेन सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ रेंज नाउ, बिट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव इंटरेस्ट जो है वहां पे अब देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये भी माना जा रहा है कि अगले 12 से 15 महीने में IPO भी वो ला सकते हैं, जियो का, रिलायंस रिटेल का, एंड FMCG बिजनेस भी में भी काफी रैंप अप जो प्लान्स है वो कंपनी के है. 5G रोल आउट में काफी प्लान्स जो है वो उस पे वो काम कर रहे हैं. तो ऐसे में इज इट द राइट
level to really accumulate this stock for the long term? Yes, I think from fundamental perspective too, I think this company is showing, I think, great amount of strength. इस साल में करीबन 1,30,000 करोड़ के आसपास EBITDA आने की उम्मीद है। ये कंपनी के वर्किंग के देखे नतीजे देखे तो लास्ट 2 क्वार्टर्स के I think 1,30,000 crore worth of EBITDA and larger contribution, almost I think close to 45-50% of contribution coming in from the Jio and the retail segment. तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल ये कंपनी के परसेप्शंस के अंदर, रेटिंग्स के अंदर काफी हद तक बदलाव आएगा। आपने जैसे मेंशन किया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये कंपनी में से डिमर्ज होना और एक कंपनी सेपरेट बनना, दैट इटसेल्फ आई थिंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन। एट द सेम टाइम आई थिंक आगे के समय के ग्रोथ के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स का भी एक सेपरेट होके लिस्टिंग होना, रिटेल का भी एक सेपरेट होकर लिस्टिंग होना और इवेंचुअली रिन्यूएबल्स का भी लिस्टिंग होना, तो मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया करीबन अगले 3-5 साल के लिए चालू रहेगी। That every year you will find one company emerging out of the portfolio and creating wealth for investors. अगर ये डायरेक्शन सेट हुआ है तो आई थिंक फंडामेंटली ये कंपनी को आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखना जरूरी बनता है, बाइंग करने के लिए जरूरी बनता है, क्योंकि आई थिंक अनलेस यू होल्ड दिस काइंड ऑफ कंपनीज, जब भी मार्केट के अंदर एक अपसाइड स्विंग चालू होती है, वेव चालू होता है, वो समय के अंदर आपके हाथ में पोर्टफोलियो में स्टॉक होना जरूरी बनता है। Nobody can predict the timing accurately of the market, but मेरा ऐसा मानना है कि fundamentals are opening and shaping up very, very strong for Reliance. So I think investment should be held into the portfolio for a reasonably good amount of return. आज आप देखें तो 3 साल के अंदर रिलायंस का जो स्टॉक का इसका अप्रिसिएशन है has I think moved up very significantly because 750 करोड़ रुपए का भाव था जब भी मार्च 20 के अंदर एक फॉल आया मार्केट के अंदर, वो उसके बाद आई थिंक बोनस के साथ में आज भाव करीबन 2600 का है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दिस इज वेयर प्रोबेबली दिस कंपनी हैज गिवन 7-8 टाइम्स काइंड ऑफ अ रिटर्न इन 3 years टाइम। तो होल्ड करके कमाने से ज्यादा मिलेगा पैसा, ट्रेडिंग पर से आप करके आपको शायद इतना पैसा कमाना ना मिले रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर। पिछले 2 महीने में जब मार्केट में थोड़ी वीकनेस थी तो उसमें इंटरनल वीकनेस उतनी नहीं थी, कारण था कि बैंकिंग और जो दूसरे सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन था वो ठीक था सर। आईटी थोड़ा वीक कर रहा था मार्केट को। अभी क्या हो रहा है कि सर आईटी भी वीक कर रहा है और सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें भी कोई कंट्रीब्यूट ऐसा नहीं कर रहा है। सर ये Q3 अर्निंग का कुछ हैंगओवर दिख रहा है क्या? नहीं विवेक, मैंने जो थोड़े टाइम पहले एक चीज के ऊपर ध्यान दिया था और एक्सप्लेन किया था, जो ट्रेडेड फंड्स है वो प्राइस टू परफेक्शन मार्केट के अंदर कमा नहीं सकते हैं। उनको कमाने के लिए आपको मार्केट के अंदर हेडरूम क्रिएट करना पड़ता है। So this is what actually they are doing, because most of the stocks today are operating and I think value it in the market at a price to perfection level. तो ठीक है, आई थिंक लार्जर कंपनीज के अंदर ज्यादा रिसर्च है तो उस हिसाब से आई थिंक प्राइस टू परफेक्शन बन जाता है। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर लार्जर कंपनीज के अंदर ईटीएफ को पैसा कमाना है, पर्टिकुलरली ग्लोबल ईटीएफ को पैसा कमाना है, तो उनको हर स्टेज के अंदर अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करना जरूरी बनेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि करंटली जो स्टॉक के अंदर उन लोग की बिकवाली है या जो स्टॉक के अंदर उन लोग माल बेच रहे हैं, it is largely to do with I think they building the headroom because they are traded funds, so they are agnostic to I think fundamentals or the other part of the research. They basically operate on the inflow and outflow of money. Currently, according to me, I think this outflow is happening largely for the purpose of building the upside. मैं ऐसा समझता हूँ कि in corrective fall in some of the banking stocks, a corrective fall in some of the IT stocks, corrective falls in companies like Reliance, in my viewpoint, I think would become an opportunity to buy at lower point, largely because of the fact that I think साल का एक व्यू लेके चलते हैं तो उसके अंदर आपको 15-20% अपसाइड रैली के अंदर मिलना संभवित है। तो ये जो कमाना है आपको, तो आई थिंक हर फॉल के अंदर आपको ये स्टॉक को बाय करके एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। Then only I think as an individual investor will make a lot of money out of this market.